विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर पार्टी के द्वारा अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने दोनों सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया था, जिसे लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केवल टेलीविजन पर बैठकर बोल देने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। दोनों सीट आपकी थी, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि इस बार बाजी को लोग मारेंगे। देखिए, यह फैसला तो कोई दल नहीं कर सकता है, ये फैसला जनता करती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिक का जो फैसला होगा वही फैसला मान्य होगा। बाहर में, अखबार में, टेलीविज़न में सिर्फ बोल देने से सीट उनके हाथ में नहीं जाएगा। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता का प्रेम जिस पार्टी को रहेगा, जिस नेता को रहेगा, जिस उम्मीदवार को रहेगा, उसी के हाथ में ये फैसला जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज बिहार में जो हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें श्री नीतीश कुमार जी के अलावे दूसरे के हाथ में, दूसरे के पक्ष में बिहार के मतदाता मालिक पक्ष में नहीं है। सर, एक सवाल है, आप लोग की सीट रही है दोनों, क्या इस बार भी आप ही लोग की रहेगी या उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? नहीं, तेजस्वी यादव क्योंकि दावा कर रहे हैं कि बाई इलेक्शन हम लोग कभी नहीं हारते। अब तेजस्वी जी के किन किन सवालों का हम लोग जवाब दें? मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। कोई व्यक्ति, कोई नेता अहंकार में नहीं रहे। अहंकार जनता सब का देखती है और अहंकार को तोड़ती भी है। सर, सीटें जेडीयू की ही रहेगी या और गठबंधन में अलग? नहीं, हम लोग की तो सीट है और हम लोग की परंपरागत सीट है और एक बार की सीट नहीं है। मेवालाल चौधरी जी 3 बार जीत के रखे आए हैं। उनकी पत्नी भी जीत के आए थे तारापुर से। और जो दरभंगा का जो सीट है उसमें शशिभूषण हजारी जी कई बार चुनाव जीत करके आए हैं। तो ये परंपरागत सीट है और ये सीट जेडीयू के खाते में है, तो मैं समझता हूँ कि जेडीयू की चुनाव। सर, पंचायत चुनाव का मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना अंतर्गत मेहंद गांव के कजरा टोला के पास मुख्य सड़क के नीचे झाड़ी में एक 28 साल के नग्न अवस्था में अज्ञात का शव मिला है। शव की सूचना पाते ही ग्रामीणों में आग की तरह बात फैल गई। साथ ही थाना पुलिस को भी सूचित किया गया। मौके पर भैरव थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज, पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। शरीर पर काफ़ी जख्म के निशान है, गर्दन भी कटा हुआ है। हम लोग आसपास के अगल बगल थाना में कहीं कोई मिसिंग हो, इसके लिए बॉडी को भेज भी चुके हैं इसमें ग्रुप में और इस संदर्भ में प्रकाशित भी किया जाएगा। इसकी पहचान सुनिश्चित हो तभी इस घटना का क्लियर कट पता चल पाएगा कि इनके साथ क्या करना है। पटना के वीरचंद पटेल पद पर स्टेट अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार जारी है। उनकी मांग है कि 2019 में जो फॉर्म भरा गया था और उसका एग्जाम दिया गया था, उसका रिजल्ट जारी किया जाए, जिसे लेकर के वो लोग लगातार हंगामा और प्रदर्शन करते दिखे। बिहार सरकार के तकनीकी सेवा आयोग से कनीय अभियंताओं का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, जबकि सारी प्रक्रियाएं उसकी पूरी कर ली गई हैं। उस रिजल्ट के प्रकाशन के लिए सभी आपको जितने भी संविदा पर प्राप्त संविदा कर्मी हैं, संविदा कनीय अभियंता हैं, वो आज खड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बताने के लिए कि आप भी अभियंता हैं और आज अभियंता दिवस है, परंतु अभियंताओं की स्थिति आप बर्बाद किए हुए हैं। कृपया रिजल्ट हम लोगों का शीघ्र प्रकाशित कराएँ। 2019 का ही मामला है। हाँ जी, ये सबसे पहला वैकेंसी है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का। जब उसके बाद के कितने भी डॉक्टर्स इत्यादि की वैकेंसियाँ हुई, सबके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए, परंतु भेदभाव के कारण लगता है और अभियंता का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। छेड़खानी कर रहे मंचलों को मना करना एक परिवार को काफ़ी महंगा पड़ गया। मामला सासाराम मुफस्सिल थाना इलाके के धनकाड़ा से जुड़ा है। पीड़ित गृहस्वामी संजय राम ने बताया कि पिछले दिन एक लड़की के साथ धनकाड़ा गांव के नज़दीक कुछ मंचलों ने छेड़खानी कर रहे थे, तभी मना करने पर मंचलों ने धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। धमकी के बाद मंचलों ने संजय राम के घर में देर रात आग लगा दिया, जिससे उनका पूरा घर और साथ ही सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैसे ही आग लगा है? आग
लागल बा ऐसे कि दूगो जात रहसन शाम खुनी रास्ता धके ओने से एगो लड़की आवत रहे ओकरा के धकेल दिलसन त धान में गिर गइल त एगो लड़की मन गाड़ी दे दिलस त गाड़ी दे दिलस त उ जगह खाड़ होके फिर अइलसन त उ लड़की देख मन ओजे घूमलसन त लड़की देखलस त लड़की भाग गइल त ए जगह आइल त पूरा गाड़ी कर लगल। अब हमनी के गाड़ी ना देले रही जा ई जबरदस्ती कहता कि इहे गाड़ी दिल है। हम कहने कि ना बाबू गाड़ी ना दिले है उहे दिले है। तब उ ना बात मानल तो फिर हमारा के कहता टुए कि तोरा के उजार दे। कौन लोग आया था गाड़ी दे रहा था? उसका नाम कहा बधारी के लड़का रुदल। और कौन था? कमलेश के लड़का तेजदीप। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर चला गया गाड़ी उड़ी पूरा दे होकर। अब फिर कहा कि मोबाइल जी मार के एजिया लगुलसन तो फिर आगे जाके एगो विनोद नाम के आदमी आवत रहन तो उनकरो के धक मारे लगलसन। फिर आदमी अपन चुपचाप अपन घर रहल अथी कैलन। तो ये रात आग कैसे लगा था? तो वो कहलसन कि धमकिया के गुरसन हाथ चैलेंज भी लेवे बसन कि तोरा के उजार दियल जी तो उजार देलसन। वही लोग धमकिया बसन तो धराई के 2:30 बजे रात को धरैले बसन पेट्रोल छीट के। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पड़ेगा सर्वजीत राम। घर कहाँ है? धनकाड़ा। क्या मामला हुआ आपके साथ? हम रास्ता में आवत रहे कहने से दारू शराब पी के जात रहा सन अनरिया। हम कौन जा रहे थे? वही सब लव कुछ नाम था उसका लड़का का। रास्ते में जाकर हमारे साथ मारपीट कर दारू वारू पी ले रहा था। हमारा गाड़ी भी भूल गया। 4 बोतल का नशा भई रहा था। दारू पी के मारपीट किया है? हाँ दारू पिया था वो सब दारू पी ले रहा था। यहाँ पर कोई पदाधिकारी भी आए हैं देखने के लिए? हाँ। बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा है। लगातार बैठक पर बैठक का दौर जारी है। जानकारी के लिए बता दूं कि बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड में 8वां, 9वां और 10वां कुल 3 चरण में चुनाव होने हैं, जिसकी सारी तैयारी पूरी की जा रही। इस बाबत एसडीएम सुमित कुमार ने बताया कि अनुमंडल प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव आ गया सर, कितने प्रतिशत या जिला बदला कोई एक्शन किया जा रहा है? देख लीजिए कि बाढ़ अनुमंडल में 7वां, 8वां, 9वां और 10वां 3 चरण में यहाँ पर चुनाव संपन्न किया जाना है। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ अनुमंडल में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो। और इसी के मद्देनज़र लगभग 2500 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। उसमें से 50 लोगों से हम लोगों ने बॉन्ड भरवा लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। और लगभग 10,000 लोगों पर 107 की कार्रवाई किए जाने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है। इसके अलावा वैसे कोई भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हों, चाहे किसी भी पद के लिए हों, अगर उनके द्वारा किसी भी तरीके के जो निर्वाचन आयोग का आदेश है अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके विरोध में सीसीए की भी कार्रवाई की जा सकती है। और आप जानते हैं कि सीसीए की कार्रवाई जब होती है तो किसी भी व्यक्ति को जिला बदर किया जा सकता है। तो इसके अलावा शस्त्र का सत्यापन का भी काम चल रहा है। प्रत्येक थानों में प्रत्येक अंचलाधिकारी और एसएचओ मिल करके इसका निरीक्षण भी वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं। तो वैसे लोग जो भी जिनके पास भी शस्त्र है वो इमीडिएट अपने थाना में पहुंच जाएं और शस्त्रों को या तो चुनाव तक संबंधित दुकान में या थाना में शस्त्र को जमा करवा दें, नहीं तो वेरिफिकेशन करवा लें। और शस्त्र का प्रदर्शन पूर्णतः वर्जित है। आपके पास जान माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र है, केवल घरों में रखें। वो किसी भी लेवल पर अगर शस्त्र अगर दिखाई देता है फील्ड में तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से चुनाव के मद्देनज़र हम लोग की प्रशासनिक तैयारी
काफ़ी अच्छी चल रही है। चलते चलते मैं ये भी आपको बता दूं कि काउंटिंग का जो कार्य होगा और वजगृह बनेगा वो अनुमंडल मुख्यालय में ही बनने जा रहा है और बाढ़ अनुमंडल में ही काउंटिंग का भी काम होगा। पार्टी डिस्पैच का काम, पोलिंग पार्टी डिस्पैच का काम, पीसीसीपी डिस्पैच का काम प्रखंडों से होगा, लेकिन काउंटिंग का काम अनुमंडल प्रशासन के देखने में किया जाएगा। जेपी में आज सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंत्री रामसूरत राय शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सीमांचल में जिस तरह से घुसपैठियां बढ़ रहे हैं, उन्होंने इस बात को कबूल किया और कहा कि यह एक बड़ी समस्या है। जन्मदिन के अवसर पर सौगात देने की तैयारी चल रही है, किस तरीके से आप लोग उसके लिए पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से काम कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख का विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्मदिन है और ये पुरुष लौह पुरुष की तरह आज देश के अंदर सब जगह अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों लोग मिल करके और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को उस दिन लग जाए। इस पर प्रक्रिया सरकार पहल कर रही है और पार्टी संगठन के द्वारा हम लोग सेवा के भावना से ये 17 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसमें बहुत सारे योजना को लागू किया गया है। तो उसी संदर्भ में मैं आज भागलपुर जा रहा हूं। भागलपुर में हमारा आपदा का बैठक होगा और 16 और 17 को संगठन के ज़िले के हिसाब से नौगछिया जिला और भागलपुर जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इस 7 साल में जो कार्य किया गया है, देश के लिए किया गया, उन सबका प्रदर्शनी का उद्घाटन करना। सेवा ही धर्म है, उसके तहत हम लोग घाट नदी में घाटों की सफाई करना, मंदिरों में पूजा अर्चना करना, यानी सारा व्यवस्था और गरीबों को मुफ्त अनाज अन्न योजना का लाभ देना, ये सब कार्यक्रम में लगेंगे और नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों, शतायु हों, ये हमारी शुभकामना है। और क्या आपको लगता है कि जो ज़मीन है बिहार के लोगों के, उस पर भी कब्जा किया जा रहा है, मठ मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है? बिल्कुल ये सच्चाई है। परसेंटेज चाहे 2 हो चाहे 200% हो, सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था तो काफ़ी लोगों ने बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि ज़मीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा, लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में सामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा, ये मेरा कहना है। कुछ मठों और मंदिरों की भी संपत्ति निश्चित रूप से, मतलब जो सरकार के द्वारा भूदान की ज़मीन हो, चाहे वो लाल पर्चे के ज़मीन हो, चाहे बासठ पर्चे का ज़मीन हो, चाहे मठ की ज़मीन हो, ऐसे ज़मीनों पर उन दलालों का निगाह है जिसको लेकर के एक फर्जी तरीके से बना के कागज़ बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो ज़मीन का बहुत मात्रा नहीं समझते हैं, वो खरीद लेते हैं ऊँचे दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट, बाज़ार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। इसको जानकारी मुझे मिली है, मेरी पार्टी और मेरा सरकार दोनों इस पर काम कर रहे हैं। तो ये आप उस विभाग के भी मंत्री हैं, भूमिराज सुखे, तो क्या लगता है कि इसके लिए कुछ विभाग की तरफ से आप लोग? निश्चित रूप से विभाग हमारा सक्रिय है अपने अपने ज़मीन को सुरक्षा करने के लिए। देश की जनता और राज्य की जनता को कैसे लाभ मिले, मेरा विभाग काम कर रहा है। टोटल चीज़ पेपर ऑनलाइन में करवा रहा हूँ, टोटल डिजिटल करवा रहा हूँ। बहुत जल्द मठ की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, चाहे वो किसी सरकारी संस्थान के स्कूल हो, सबका जमाबंदी कायम होगा, सबका पोर्टल पे आएगा और सब लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। सीमांचल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं आप? बिल्कुल, सीमांचल हो, चाहे भीतर का हो, चाहे मध्य हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो, सारे बिहार के कोने कोने का नक्शा मेरे पास आएगा, नापी होके आएगा, रिकॉर्ड आएगा, सब रिकॉर्ड रूम में। अभी तक मेरे 200 के आसपास मुंडन अभिलेख लगा तैयार हो गया है, 500 अंचल में बनना है और नापी भी अब ATS मशीन से होगा, उसका टेंडर भी हो गया है, जा रहा है, खरीदा के आएगा, सभी जिला खरीदेंगे उसको और बहुत जल्द इसका निपटारा हम लोग करने जा रहे हैं। मंत्री जी, आपको लगता है कि जब ये पहल आप करेंगे उसके बाद जो सीमांचल में जो घुसपैठ की समस्या वो कमेगी? इससे घुसपैठी पहले पकड़ाएंगे,
जब जांच चलेगा तो डरेंगे, आना बंद करेंगे। वैसे दलाल जो फर्जरी करने वाले लोग हैं उनको जेल भिजवाने का भी काम। ज्यादातर लोग कहाँ के हैं, क्या बांग्लादेश के हैं या फिर अन्य जगह? जब मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो मैं तो बता दूंगा। रैकेट में कौन लोग शामिल हैं? रैकेट में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी शिशु वार्ड के सभी बेड फुल हो चुके हैं। हालत यह है कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज जारी है, जबकि इंडोर में भी 40 बेड भर चुके हैं। अधिकतर बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही, जिससे लोग भयभीत दिख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार सरकार को गिरते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय नकारा हो गया है। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि आपका स्वास्थ्य मंत्रालय जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। चाहे आप वो फर्स्ट वेव की बात लीजिए, चलिए फर्स्ट वेव में तो समझने में समय लगा, सेकेंड वेव में भी स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में क्या कहा, ऑक्सीजन के बिना एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। पूरा बिहार की जनता जानती है कि ऑक्सीजन के चलते ही लोगों की मृत्यु हुई है। थर्ड वेव आने की बात है, सभी लोग सशंकित हैं। सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि थर्ड वेव की तैयारी कीजिए, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। आप आ जाइए भागलपुर में, एक उदाहरण के स्वरूप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो बच्चे का वार्ड है वो फुल है। बहुत तो वायरल से बीमार से हैं, लेकिन कुछ जगह नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन प्लांट अभी तक जो भागलपुर में चालू होना था आज तक चालू नहीं हुआ। क्या थर्ड वेव की तैयारी है? क्या बच्चों के इलाज के लिए है? क्या जनता इसी दिन की सरकार चुनती है? क्या आप इलाज तक नहीं करा सकते हैं? रोजगार तो दे ही नहीं पा रहे हैं। आपने चुनाव में कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होगा, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? तो आप तो स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो रोजगार तो बहुत बड़ी बात है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आप जांच कराइए भागलपुर मेडिकल कॉलेज में क्या हालत है। कोई बच्चे का सही इलाज नहीं हो रहा है, जगह नहीं मिल रहा, शिशु वार्ड फुल है, दूसरे वार्डों में भर रहे हैं, लेकिन इलाज कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए आप इनको जांच करा के देखिए, और जो पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम कीजिए। नालंदा जिले के इस्लामपुर बाजार में खाद को लेकर किसानों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। इस दौरान किसानों की भीड़ में कुछ बदमाश घुस गए और एक एसआई को जमकर डंडे से पिटाई कर दी। बता दें कि इस्लामपुर थाना में पदस्थापित एएसआई जालंधर मंडल सड़क जाम की सूचना मिलने पर आक्रोशित किसान को वहां समझाने पहुंचे थे। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरल फीवर से लगातार बच्चों की मौत हो रही है। अभी तक 6 बच्चों की मौत वायरल फीवर से हो चुकी है। एनएमसीएच अस्पताल में वायरल फीवर बच्चों के इलाज के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध है। इसका दावा एनएमसीएच अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद सिंह कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही। लगातार वायरल फीवर की मौत से बच्चे की मौत हो रही है और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में दवा नहीं मिल रही और दवा बाहर से लिखा जाता है। अब क्या दिक्कत हो रहा है? जा रहे हैं आज टोटल पेशेंट डिस्चार्ज 25 छुट्टी हो गया, 24 पेशेंट अभी हैं बेड पर। वायरल फीवर से एनएमसीएच में कितने बेड अभी इलाज बच्चों का हो रहा है और क्या स्थिति है और कितने बच्चे की मौत हुई सर आज के अपडेट? अभी तक 59 बच्चे निमोनिया के, वायरल निमोनिया के हम लोगों के पास आए हैं, जिसमें से तकरीबन 24 बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और 25 बच्चे अभी भी भर्ती हैं यहाँ। इनमें से जो 6 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है, तो अभी भी बेड्स हमारे पास हैं अवेलेबल, और जब पेशेंट आवेंगे तो उनको भर्ती किया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो हल्का सा भी फीवर आता है तो आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर बीमार पड़ते हैं तो किस तरह अस्पताल का रुख करें? यूजुअली ये सभी इन्फ्लुएंजा का रूप है, फ्लू का रूप है, जिसमें सर्दी खांसी और बुखार होता है आमतौर से। इसमें 95% बच्चे 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे बच्चे हैं
जिनको सांस फूलने लगता है, पसली चलने लगती है, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, क्योंकि जब पसली चल रहा है इसका मतलब है उनको निमोनिया हो गया है। और ऐसी स्थिति में बच्चों को भर्ती करना पड़ सकता है, जिसमें नस में एंटीबायोटिक्स, कुछ फ्लूइड चलाया जाता है, फिर ऑक्सीजन देना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। तो जब भी पसली चलने लगे सर्दी खांसी के साथ, या बच्चा सुस्त होने लगे, या कुछ दूध ठीक से नहीं पिए, दूध पीते समय पसीना आने लगे, तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने नज़दीक के डॉक्टर से राय लेनी चाहिए।